भट्ट साहब, एक तो बात आपने की कि अब हमारी तरजीह जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते टेररिज्म। पिछले की आपने कहा आप कसम नहीं खाते। तो सर क्या 93 में जब बंबई पे पहला हमला हुआ, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? जब 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। फिर कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ 2001 ही में, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। 2008 में बंबई पे हमला हुआ, उस वक्त भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी तरजीह नहीं थी। कब ये हमारी तरजीह बनी? कब हमने सोचा कि भाई इनफ इज इनफ, अब हमने ये काम नहीं करना? इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं। किस किस को बताते फिरेंगे? इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कहा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा स्काई न्यूज में इंटरव्यू में कि हमारा दहशतगर्दों के साथ में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। और शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? की ट्रेड भी नहीं हो रही थी। रॉ मटेरियल जो है आप हिंदुस्तान से दवाइयों का मंगवा रहे थे, मेडिसिन पाकिस्तान बदस्तूर आ रही थी। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ जड़ांवाला से शरीके गुफ्तगू हैं सुहेल भट्ट साहब। ये बिजनेसमैन हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने मास्टर्स किया कॉमर्स में हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर से। उनके साथ मौजूद हैं अरविंद सहारन। ही इज अ वेल नोन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ पीस एक्टिविस्ट। और ये मैं बताता जाऊं कि जड़ांवाला जो है वो भगत सिंह का जो गांव है, चक नंबर 105 बंगा, उसके बिल्कुल करीब वाक़ है। बट सर, पिछले दिनों एक आपका व्लॉग मैंने देखा जिसमें आप काफ़ी जज्बाती हुए थे। तो मैं चाहूंगा कि अपने ऑडियंस को एक उसका पार्ट जो है वो सुनवाऊं। जब भी इंडिया के अंदर इस तरह का कोई वाकया होता है तो आप उठ के इल्जाम लगा देते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ये जी पाकिस्तान ने करवाया है। हम इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, हमारी मजबूरी है ये। हमें ये पता है कि माजी में जिस तरह से आप टेररिज्म इंडिया के अंदर करवाते रहे हैं और उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगाते रहे हैं, तो इस बार भी आपने यही किया है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला किससे था? पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं। जो बेचारों ने पता नहीं चूड़ियां पहन रखी हैं, उन्हें तो बात करना नहीं आती है। इस बार उनका मुकाबला था पाकिस्तान के सोशल मीडिया के साथ। इंडिया 4 दहाइयां पहले सेकुलर होता था, हमें बड़ी उनकी सपोर्ट होती थी, बड़ा आसरा होता था कि यार एक तरफ ईरान है और उसके साथ दूसरा अफगानिस्तान है, तो यहां हम सेकुलर्स और जो लिबरल्स थे उनको बड़ा आसरा होता था इंडियन सोसाइटी का कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो बहुत बड़ा सेकुलर माशरा है। लेकिन ये 4 दहाइयां पहले की बात है। अब ये माशरा जो है इंडिया का वो सेकुलर नहीं है भाई। टैक्टिकल वेपन्स का नाम सुना है आपने? आपने हमारी आवाम से ज्यादा सुना हुआ है। वो किस लिए बनाया है? घाचड़, हमने घास खाकर वो वेपन्स बनाए हैं। आप जरा ब्लॉकेट करके देखें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कराची को ब्लॉकेट करें, आपका वो हाल करेंगे। वो आपकी जो आप दोस्त लिए फिरते हैं ना, वो भग करके उड़ा देंगे। और जब वो भग करके उड़ेगी ना तो आपको नानी का छठी का दूध याद आ जाएगा, आपको नानी अम्मा याद आ जाएगी आपकी। और आप क्या बकवास कर रहे हैं कि आपने सिंतास मुआहिदा जो है वो एक तरफा तौर पर, और हमारी गवर्नमेंट जो है क्या मौकफ ले रही है। शर्म आती है मुझे अपनी गवर्नमेंट को देखकर। आप निकालें अपने वेपन्स और टारगेट करें इन सारे डैमों को, और मैं देखता हूं कि ये जो हिंदू बनिया है वो किस तरह से आपका पानी रोकता है। यार आपने चूड़ियां पहन रखी हैं। उसके अलावा आपने, आपकी फेसबुक पे मैं देख रहा था, आपने लिखा कि माजी में आप लता जी की सुरीली आवाज और मदन मोहन जी की लाजवाल धुनों से हमारे दिल जीतते रहे, लेकिन इस बार आप अपनी नफरत, जहर और कीना यानी मैलिस के हाथों शिकस्त खा गए। और आपने ये भी लिखा कि जब पाकिस्तानियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो इंडिया 24-20 घंटे भी ना निकाल सका और वो बुजदिल दुम दबाकर भाग गए। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। उन पाकिस्तानियों को अब शर्म करनी चाहिए जो भारतीयों के साथ मिलकर इस मुल्क की बर्बादी के ख्वाब देखते रहे। फिर एक पोस्ट आपकी थी जिसमें आपने कहा कि इंडियंस ने तो मिसाइल मार दिए, अब नूरा कुश्ती हो रही है। तो कैसे देखते हैं आप इन इन सब बातों को? और
आप अगर लता जी के इतने फैन थे, तो बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, ये कल्चरल इन्वेजन है इंडिया का। हमारे अखबार, उर्दू अखबार खास तौर पे, वो तो इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और लता जी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में भी परफॉर्म करें, और एक बिजनेसमैन ने उनका अरेंज भी किया था, लेकिन 11th आवर पे वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। पाकिस्तानी सिंगर्स और आर्टिस्ट आप देखिए, वो करोड़ों रुपए वहां कमाते रहे हैं। अव्वल तो इंडिया से आते बहुत कम लोग हैं, और फिर वो कमर्शियली कितने आप तक इवेंट्स जो हैं पिछले 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में हुए हैं। मैं एक पीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 96 में कलकत्ता गया, तो उसके इख्तिताम पर आई ए रहमान से वहां के जर्नलिस्टों ने कुछ क्वेश्चंस किए, जिनमें से एक ये था कि जी देखिए, पाकिस्तान के इतने आर्टिस्ट यहाँ आके काम करते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट वहां नहीं जा सकते। उस पे आई ए रहमान साहब ने गोल मोल बात करने की कोशिश की कि नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा रवैया रहा, क्योंकि हमें कल्चरली खतरा लगता है इंडिया से, और हम ओपनली उसको कहते रहे हैं कि तो सकाफती हमला है इंडिया का। तो इन चीजों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जिस माहौल के अंदर मेरी परवरिश हुई है, और आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, तो उस माहौल के अंदर आ, इंडिया सरहद पार से हम लता जी को सुनते थे, और उनकी स्वीट मेलोडीज जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। हमारी रूहें जो हैं वो उससे सरशार होती थी। मदन मोहन जी वो मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब ये सारा माहौल बना है, ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, और उसके बाद इंडियन मीडिया ने जिस तरह से बिहेव करना शुरू किया है, और जिस तरह से उन्होंने हेट्रेड स्प्यू करनी शुरू की है, और एक वॉर हिस्टेरिया पैदा कर दिया। तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि ये एक सेकुलर मुआशरा था इंडिया का, और यहाँ से हमें हमेशा ठंडी हवाएं आती थी। हम इनके म्यूज़िक से महसूस होते थे, और मैं आई एम वन ऑफ द पाकिस्तानीज़। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल कभी ये नहीं कहा, ना सोचा, ना ये मेरा बिलीफ है कि ये कोई कल्चरल इन्वेजन है। देखिए, 1000 साल हम इकट्ठे रहे हैं एक ही कंट्री के अंदर, ठीक है? और उसमें मैंने, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन कल्चर को और इंडियन सोसाइटी को और उनकी जो हिंदुइज्म है, उनका मज़हब है ख़ास तौर पर, इसको कोई ख़तरात नहीं हुए, हालांकि ये डोमिनेंस है पूरा 1000 साल का। और उसके बाद जब ब्रिटिश से हमने आज़ादी हासिल की है, तो ये दो मुल्कों में पार्टीशन हो गई, तो उस भी हमारे जो आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल रिलेशन था इंडिया के साथ, वो बना रहा है। और इसमें जो नेहरू फैमिली थी उसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। तो वो जो एक सेकुलर इंडिया था उसका एक इमेज था, और उसमें जंग की बात कम होती थी, उसमें दोस्ती की बात ज़्यादा होती थी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात भी होती थी। और हम इंडियन मूवीज़ भी देखते थे, हम इंडियन जो म्यूज़िक है वो भी सुनते थे, और ये एक तरह से एक घर वाली बात ही होती थी। लेकिन ये जो एक नया एक्सपीरियंस था पहलगाम वाला, और उससे पहले माज़ी में भी ऐसे वाक़यात हुए, तो ये जो इंडियन सोसाइटी का एक नया चेहरा हमारे सामने आया था, उसने मुझे शॉक कर दिया। उसके बाद जी। सोशल मीडिया के ऊपर मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ इंडियन दोस्तों के साथ, और आपको पता है कि फिर जंग की जो थोड़ी गर्मी होती है, उसमें डिस्कशंस भी थोड़ी-सी जो है वो एक डायमेंशन ले लेती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे दुःख जो हुआ वो इस बात का हुआ कि मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तानी लिबरल्स थे। तो इस सारी डिस्कशंस के दौरान, डिबेट्स के दौरान उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर लिया। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपकी ड्यूटी है, जो मैंने इंडियंस में देखी, जो मैंने इंडियन अपने फ्रेंड्स के अंदर देखी, बेशुमार हमारे इख्तिलाफ़ात हुए, बहुत सारी बहसें हुई हमारी, लेकिन मैंने देखा कि वो अपने मुल्क से वफ़ादार हैं, अपने घर से वफ़ादार हैं। जब जंग हो गई है, आपके घर के ऊपर आपका दुश्मन है, एक हमलावर हो जाता है, तो वो फिर अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं, वो सारा कुछ भूल जाते हैं कि हम अमन की आशा की बात करने वाले हैं, हम जंग से नफ़रत करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं यार पहले अपने मुल्क की हिफाज़त कर लो, बाद में और चीज़ें देखेंगे। तो ये एक मेरी ड्यूटी थी, और वो मैंने निभाने की कोशिश की कि इस वक़्त हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर, जहाँ पे हमारे बच्चे हैं, हमारा बिज़नेस है, तो उसके ऊपर अगर अटैक हुआ है, तो मुझे अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी चाहिए। तो उसमें मेरे दोस्त जो जी। थे, उनके साथ वो बड़ा शॉकिंग था मेरा एक्सपीरियंस, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ।
तो मैंने गौर किया, मैंने कहा यार ये इनके साथ मेरा मतलब रिलेशन क्यों खत्म हो गया है। तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इनके साथ जो मेरी दोस्ती थी उसका जो पिवटल पॉइंट था वो इस मुल्क से दुश्मनी थी। तो वो मुल्क से दुश्मनी खत्म हो गई तो वो दोस्ती भी ना रही। बाकी अच्छा। जो मैं इंडिया के बारे में समझता हूँ कि जो इंडिया ने एक नया फेस अडॉप्ट किया है और जो थोड़ा वो अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ चले गए हैं, अपने सेकुलरिज्म को और सेकुलर वैल्यूज को छोड़ दिया है, जो कि मेरे साथ इंडियंस का तारफ है। तो इन्होंने अब वहां से हम लता जी सुनने वाले लोग हैं, किशोर कुमार जी जो हैं वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, मदन मोहन जी हैं। लेकिन अब जब सरहद पार से हमें गौरव आर्य साहब जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो है वो उगलते हुए सुनाई देते हैं, और जनरल जो गालिबन क्या नाम है जी उनका, बख्शी साहब जो बख्शी। हैं वो पाकिस्तान को मलिया मेट करने की बात सुनते हैं। तो ये मेरे लिए ना एक ट्रॉमाटाइजिंग होता है, कि शॉकिंग होता है कि यार उधर से पहले प्यार की मोहब्बत की हवाएं आती थी और अब जो है वहां से आग के शोले जो है बरस रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, बहुत से लोग इंडिया में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। आप आप गांधी और नेहरू के इंडिया के बड़े एडमायरर हैं, वहां के म्यूजिक और कल्चर के बड़े एडमायरर हैं। लेकिन सर, बहसीयत मजमुई पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी नेशन ने कभी उस इंडिया को अप्रिशिएट नहीं किया, कभी एडमायर नहीं किया। यू मे बी अ माइनॉरिटी, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, क्योंकि हमारी जो किताबें हैं उनमें तो सबसे ज्यादा नफरत जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू के और गांधी के खिलाफ भरी हुई है कि वो फाशिस्ट थे, वो मुसलमानों को क्रश करना चाहते थे। तो आपका रवैया जो है इन मुश्किल हालात में भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था उन लोगों के बारे, उन लोगों से, उन लोगों की निस्बत जो कि उस नैरेटिव को बाय करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी को दिलो जान से मानते हैं। आपकी बातों से ये लगा कि आप टू नेशन थ्योरी के क्रिटिक हैं, आप उसको नहीं मानते, क्योंकि आपने कहा कि 1000 साल तक हम इकट्ठे रहे। लेकिन यहां पे आके आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, बुरा ना मानिएगा। आपने ये लिखा, इस हवाले से दूसरी राय ही नहीं है कि पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी का रास्ता तर्क करके कारोबार, तिजारत और मईशत की राह अपनानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक हमसाया जमहूरियत, बर्दाश्त यानी टॉलरेंस और सेकुलरिज्म का रास्ता छोड़कर जुनूनियत यानी फनेटिसिज्म, इश्तियाल, प्रोवोकेशन और नफरत की राह अपना ले, अपनाकर आपको तबाह बर्बाद करने पर तुल जाए, आपको मलिया मेट करने और सफा हस्ती से मिटाने के दरपे हो, और आप अमन की आशा के गीत गा रहे हो, लेकिन आप एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, क्वेटा, लाहौर और चंद और जाफर एक्सप्रेस को भूल जाते हैं। तो सर, ये जो एक बयानिया है, ये जमाते इस्लामी के किसी बंदे से हम सुने तो आपको समझ आती है, लेकिन आप जैसा बंदा, लिबरल सेकुलर बंदा जो इंडिया के सेकुलरिज्म को मिस करता है और वो कहता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं रहा, पाकिस्तान में तो सर सेकुलरिज्म जो है वो एक गाली है, उसको तो कहते हैं ये एक सिनिस्टर कंस्पिरेसी है। तो आप मिस कर रहे हैं वहां के सेकुलरिज्म को। तो ये मुझे काफी तजाद इन बातों में नजर आता है। अरविंद, आप क्या कैसे देखते हैं? फिर भट्ट साहब से पूछते हैं इन चीजों के बारे में। जी, मैं तो भट्ट साहब से सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बड़ा ही अच्छा लगा इनके ख़्यालात को सुन के, कि जी पाकिस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को सेक्युलर देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान से उन्हें ठंडी हवाएँ आती रही हैं। हमारे जो म्यूज़िशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनको ये पसंद करते आए हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कल्चर है, वो कोई 78 सालों के अंदर तो तब्दील हो नहीं सकता था। जो सुर हैं, राग हैं, वो तो तक़सीम के साथ आप उनको तक़सीम नहीं कर सकते। मौसीकी जो पहले थी हज़ारों सालों से, वो आज भी वही है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हम एक ही लोग हैं। दो कौमी नज़रिया अपनी जगह पर है, झूठा है, सच्चा है, वो आप जानें और आपकी आने वाली नस्लें जानें कि आप कैसे उसके साथ रिकंसाइल करते हैं, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है। लेकिन एक सच ये है कि हम एक ही लोग हैं। एक ही लोग हैं, इसीलिए शायद आज यहाँ पे बैठे हैं, एक-दूसरे की बात भी समझ लेते हैं और अपने ख़्यालात का इज़हार भी कर लेते हैं। मुमकिन है भट्ट साहब अगर 5-6 नस्ल पीछे जाएँ, तो हो सकता है कोई हिंदू या सिख आपके बड़े निकलें। 1000 साल का जो अरसा है, वो तो बहुत होता है जी।
एक 100 सालों के अंदर 5 नस्लें जवान हो जाती हैं। 1000 सालों में तो अब आप लगा लें पूरी मैथमेटिक्स कितनी है। उससे पहले भी मैं तो ये कहूँगा कि हम एक ही खित्ते के लोग थे। इस्लाम जब यहाँ नहीं आया था तब भी भट्ट साहब भी यहीं थे, अपना डीएनए टेस्ट करवा लें, मेरा करवा लें, तो मुमकिन है हमारे अंदर 95% सिमिलैरिटी हो, क्योंकि जड़ावाला मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सीधी सड़क से आऊँ तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे और जड़ावाला पहुँच जाऊँगा। वैसे मैं गया भी हूँ जड़ावाला, ये भी बता दूँ। चक 105 जीबी भगत सिंह के घर भी गया हूँ और वो एक फ्रीडम फाइटर जिसने कि ये ख्वाब देखा था मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, आज सोचें कि उसकी रूह को कितना ज़्यादा इस बात पे जो है रंजो-गम होता होगा, तकलीफ़ होती होगी कि आज हम कहाँ मज़हब के नाम पे लड़ रहे हैं। उनकी तो तमाम राइटिंग्स जो हैं, वही जो है मज़हबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, भट्ट साहब जैसे लोग हिंदुस्तान को अपना कल्चरल जो है घर समझते हैं और है भी। सही मायनों में अगर ये बरे-सगीर एक घर है, तो हिंदुस्तान उस घर का आँगन है। आप घर के किसी भी कमरे से बाहर निकलें, लौट के आपको उस आँगन में ही आना होता है। अगर आपने हमा मैं जिन जिन घरों में बड़ा हुआ हूँ और मुमकिन है आप दोनों भी, उस ज़माने में घरों में आँगन का होना बड़ा ज़रूरी होता था। तो कल्चरली, सोशली हिंदुस्तान आँगन है और पाकिस्तानियों को उसमें आज नहीं तो कल लौट कर आना ही है, क्योंकि आपकी ज़बान, आपका खाना-पीना, आपका बूदोबाश, तारीख, पीर-फ़कीर, त्योहार सब साँझे हैं। अब बात सर ले-दे के हिंदुस्तान का जो मुतालबा है आपके साथ, वो आपसे जो चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि भई आप दहशतगर्दी ना करें। आपने अगर कोई ऑल आउट जंग करके और हिंदुस्तान से कोई कश्मीर लेना है या कुछ और भी लेना है, तो वो आप ट्राई कर लें। 3-4 दफ़ा कोशिश हो भी चुकी है और अब इस दुनिया के अंदर जंग को लेके एपेटाइट बाकी भी नहीं है। मोदी साहब जिनके बारे में पाकिस्तान के लोग इतनी तनकीद करते हैं, ये ना भूलें कि उन्होंने ही रूस और यूक्रेन का जो इस वक़्त तनाज़ा चल रहा है, जो जंग हो रही है, उसके बारे में रशिया में खड़े होकर ये बात कही थी कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। और ये मैं मोदी साहब की मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है कि उन्होंने इस वक़्त जो है सब्र का यहाँ पे जो इम्तिहान उनका लिया जा रहा था बार-बार, उसको उन्होंने अपहोल्ड करते हुए और ये सीज़फायर के लिए तैयार हो गए। वरना इस दुनिया की 20 से 25% आबादी इस वक़्त के जिस खौफ से गुज़र रही थी, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कितना बड़ा हमारे यहाँ नुकसान हो सकता था। सवाल ये है कि हम हर चंद सालों में इस नहज पर क्यों पहुंच जाते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा डीप मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। उसकी एक ही वजह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये बंद होना चाहिए। मोदी साहब की अगर आपने स्पीच सुनी हो, उन्होंने कहा कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आप अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान से बात हो, तो आप वंस एंड फॉर ऑल आप दहशतगर्द जमातों का, उनके पूरे इकोसिस्टम का आप उनका सफाया करें। एक अच्छी सिमत में मुल्क को लेकर जाएँ। आपके यहाँ पे तरक्की होती हुई दिखाई देगी, तो मुमकिन है इंडिया भी कहेगा कि हाँ भई, हम अब बैठ के इनसे और कोई बात करते हैं। जब-जब बात थोड़ी लंबी हो गई है। जब-जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन माज़ी के अगर आप 25-30 सालों को उठा के देख लें, हमारे दरमियान कोई फ़ॉरेन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, फ़ॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, जब भी कोई हमारे दरमियान पेशरफ्त होती है, कोई टॉक्स होने लगती है, कुछ समिट होने लगता है, भले ही वो सार्क का हो या कुछ और, तब-तब ये जो आपके यहाँ से दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, जैश-ए-मोहम्मद से लेके लश्कर-ए-तैयबा, ये आके और हिंदुस्तान में बेगुनाहों का खून बहाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हमने आगे बढ़ना है, तो हमें इन तंज़ीमों पे कार्रवाई भी करनी होगी और ये पाकिस्तान के लोगों के मफ़ाद में भी है और इस खित्ते के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी है कि इन लोगों से हम जान छुड़ाएँ। ये एरा जो है, मैं सच में मोदी साहब की इस बात का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनके बारे में पाकिस्तान से कभी भी आपको तो हिंदुस्तान से ठंडी हवाएँ आई हैं, मुझे तो उनके उनके बारे में एक भी पॉज़िटिव आज तक बात सुनने को नहीं मिली। वो आदमी आपसे जंग नहीं करना चाहता, उसने अपनी पूरी जो उनका जो पॉलिटिकल बेस है,
उसको ताक पे रख के नवाज शरीफ साहब को अपने यहाँ पे ओथ सेरेमनी में बुलाया। वो उनके घर भी गए, बदले में उन्हें पठानकोट मिला, उसके बाद उड़ी मिला, फिर पुलवामा मिला, अब पहलगाम मिला है। उन्होंने भी हिंदुस्तान के लोगों को ये महसूस कराना है कि उनकी गवर्नमेंट के हाथों में ये मुल्क जो है ये सेफ है, और वो उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जब तक दहशतगर्दी होती रहेगी, सॉरी टू से सर, बड़ी ही माजरत के साथ, इंडिया जो है आप उससे कोई तवक्को ना रखें कि कोई आपसे आपसे कोई बैठ के किसी भी किस्म की गुफ्तगू होगी। आप मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी को टॉक्स के लिए बाय यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। शुक्रिया जी भट्ट साहब, मैं अब्दुल बासित साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं उनका एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये अप्रैल 29 का है। वो ये कहते हैं कि पहलगाम क्लियरली शोज जम्मू एंड कश्मीर इज द रियल डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अनलेस दिस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड देयर इज नो पीस इन साउथ एशिया पीरियड। यानी अल्टीमेट फाइनलिटी के साथ उन्होंने ये बात कर दी है। और ये जो बात है, मेरे ख्याल में, आप शायद डिसएग्री करें, हमारा जो नेशनल नैरेटिव इस वक्त बन गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम, उसको कंट्राडिक्ट करती है बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से। यानी यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। एक तरफ आप ये कहें कि जी ये फॉल्स फ्लैग था, दूसरी तरफ आप ये इसको एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं एज इफ इट वाज अ लेजिटिमेट एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हाउ कैन यू हैव इट बोथ वेज? देखिए, इसमें मैं बेसिक फॉल्ट जो है वो इंडिया के पार्ट पे समझता हूँ, मोदी सरकार के पार्ट पर समझता हूँ। पहलगाम के अंदर इतना बड़ा टेररिज्म का वाकया हो जाता है, और मैं पर्सनली वो जो 26 मासूम लोगों की जान गई है उसके अंदर, मैं ज़ाती तौर पर उसको कंडेम करता हूँ। मुझे बहुत दिली दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बेचारे अपने घरों से वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आए हुए थे, बच्चों के साथ थे, और फिर दहशतगर्द आते हैं, टेररिस्ट, और उनका नाम पूछते हैं, उनका रिलीजन पूछते हैं, और फिर उनको वो सफाकी के साथ उनका कत्ल कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 10 मिनट्स के अंदर आप ये इस वाक़ये के होने के बाद आप ये डिटरमिन कर लेते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है, ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर हुई है, और इसमें पाकिस्तान जो है मुलव्वस है। मैं इंडियन एजेंसीज जो हैं, और रॉ का बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक हो गया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये पता चल सकता था कि ये जो टेररिज्म का वाकया पहलगाम के अंदर हुआ है, इसकी जो रूट्स है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो 10 मिनट्स पहले आपको क्यों ना पता चला? आपने उनको क्यों ना रोका? आपकी वो इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 10 मिनटों के अंदर आप पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन लगा देते हैं कि उन्होंने वहाँ से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, यहाँ से स्पॉन्सरशिप हुई है। तो आपके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप उसको पहले क्यों नहीं रोक सकते? तो इस वजह से ये पाकिस्तान की मजबूरी थी कि, और स्पेशली मैं अपनी गवर्नमेंट जो है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनके ऊपर जब इंडिया की तरफ से ये एलिगेशन आया कि ये आपने इसको स्पॉन्सर किया है, तो उन्होंने कहा जी आप इसकी इंक्वायरी करवा लें। आपको दुनिया की जिस इंटरनेशनल एजेंसी के ऊपर आपको यकीन है आप उनसे करवा लें, आप इनकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा लें, और अगर उस इंक्वायरी के अंदर, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन्ड हो जाती है तो हम उसके लिए जवाबदेह होंगे। देखिए बात पता क्या है, आप सारे का सारा जो है ना वो गंद जो मैं कहूँगा इसको फिल्थ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। 2001 से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इंसर्जेंसी चल रही है। आपको पता है 77,000 पाकिस्तानीज उन्होंने अपनी जानें इस पे दी हैं। यहाँ पर APS का वाकया हुआ है, उसमें मासूम बच्चे जो हैं वो उनके साथ ब्रूटलाइजेशन हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी रिसेंटली आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। क्या वहाँ पर जब वो मुसाफिरों को नीचे उतारा है दहशतगर्दों ने, तो क्या उन्होंने उनकी एथनिसिटी नहीं पूछी? क्या उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि आप पंजाबी हैं, आप कौन हैं, आप मुसलमान हैं, आप गैर मुसलमान हैं? पहलगाम के अंदर जो लोग के साथ, लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ सफाकी हुई है, मुझे बहुत दुख है, मैं कंडेम कर रहा हूँ। लेकिन यार जो इधर जो जाफर एक्सप्रेस वाले हैं, जो APS के अंदर वाकया हुआ है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं?
अब देखिए ब्लेम दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। हमारी जो मेरी इस वक्त जाती तौर पर अंडरस्टैंडिंग है अपनी डीप स्टेट के बारे में, और ये याद रखें डीप स्टेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, डीप स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर भी मौजूद है। इनकी इस वक्त प्रायोरिटी टेररिज्म नहीं है भाई। ये जितना मैं मीडिया को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, अपनी जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उसकी साइकोलॉजी को समझ रहा हूँ। हम 2-3 दफ़ा भाई इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट पे पहुँच चुके हैं, 2-3 दफ़ा। हमारी इकोनॉमिक जो डिटेरियोरेशन है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। टेररिज्म जो है वो हमारी इस वक्त प्रायोरिटी नहीं हो सकती, माजी में हो सकती है, मैं इसकी कोई कसम नहीं देता। और ना ही मैं माजी में जो इंडिया के पार्ट पर जितनी भी सस्पिशंस मौजूद हैं उसकी कसम दे सकता हूँ। लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारी जो क़यादत है उसकी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक रिकवरी, कि इकोनॉमी को सही ट्रैक के ऊपर डाला जाए। और वो इस हवाले से, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस हवाले से इंडिया से भी इसी तरह के जज्बात का चाह रहे हैं कि उधर से भी इजहार हो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल मौजूद हैं, और जिसमें टेररिज्म भी है, जिसमें कश्मीर जो है कोर इशू है, तो दोनों मुल्क जो हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठें, निगोशिएशंस करें और डायलॉग के जरिए इस मसले को हल करें। लेकिन मोदी साहब का जो रवैया है, और जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, सॉरी टू से, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म की तरफ माइल हैं, ठीक है? और उनके अंदर एक एरोगेंस हमें नज़र आता है, ह्यूब्रिस नज़र आता है, और वही जो है अब वो इंडियन सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो गया, शिफ्ट हो गया। वही हमें वहाँ के मीडिया के अंदर नज़र आ रहा है, जिसको मैं बार-बार यहाँ पे इसका इज़हार कर रहा हूँ कि उनके अंदर एरोगेंस इतना है कि वो कहते हैं, नहीं हम आपके साथ तो बात ही नहीं करना चाहते, हम दुनिया की 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, और आपकी क्या औकात है, आप एक भिखारी हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप लोगों के पास पैसा मांगने जाते हैं। भाई आप तो चल ही नहीं सकते अगर आप IMF से भीख ना ले लें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इकोनॉमिकली नहीं चल सकते, हम IMF के पास बार-बार जाने मजबूर हैं। हम एक ट्रांश के लिए उनके तरले गा रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त मिनट सर, जस्ट मिनट, मुझे लगता है आपका कनेक्शन जो है ना इट इज वीक, उसका जरा देखेंगे कितनी स्पीड आ रही है। आप तो मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें, चले प्लीज। अच्छा, आप हाथ खड़ा कर रहे थे क्या अरविंद? एक और बात, नहीं, ये अपनी बात खत्म कर ले, फिर करता हूँ बात। जी ठीक है। जी देखिए, बात पता है क्या है, बात है दिल बड़ा करने की, बात है जो हमारे अंदर फॉल्ट हैं उनको मानने की, जो खामियां हैं। और ये काम दोनों अतराफ की जो क़यादत है, मिलिट्री और सिविल क़यादत दोनों अतराफ की, उनको ये तस्लीम करना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे खामियां हैं। आप देखें, आपको अजमल कसाब याद आ जाता है, आपको कलभूषण यादव जो हैं वो याद नहीं आते। अगर अजमल कसाब वहाँ पे टेररिज्म कर रहा था, और वो एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि उसमें टेररिस्ट जो थे उनको आपने एलिमिनेट कर दिया। वो बंदा बचा जो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, एक गांव से, ठीक हो गया। आप हम तो उसके गांव में पहुंच गए, नजम सिटी साहब उसके गांव में गए, उसका सारे का सारा जो था हदूदरबा निकाल के ले आए। लेकिन एक दफ़ा कलभूषण यादव के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। आपको और मुझे बड़ा एतराज़, आपसे ज़्यादा मुझे एतराज़ है पाकिस्तान के ऊपर, कि अगर जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मौजूद थे, अगर लश्कर तैयबा या जमात दावा वाले यहाँ पे मौजूद थे, तो मैं फिर अपने इंडियन भाइयों से ये भी पूछता हूँ कि BLA जो है और वहाँ पे जो TTP है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं कि जिस बड़े पैमाने के ऊपर वो वहाँ पे टेररिज्म के एक्शंस कर रहे हैं, वो बगैर स्पॉन्सरशिप के हो सकता है? आपको हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो हम आज इतना इनसिक्योर नहीं है जितना, सॉरी, ईस्टर्न बॉर्डर इतना इनसिक्योर नहीं है जितना वेस्टर्न बॉर्डर हो गया है। अमेरिका 2001 में बलूचिस्तान के अंदर आता है, और आपको पता है कितने कॉन्सुलेट जो है हमारी सरहद के साथ साथ आप वहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, पूरी एक चेन बन जाती है। और फिर हमने आपको 2020 में डॉसिए दिया है, उसमें सारे एविडेंसेस दिए कि आप बलूचिस्तान के अंदर ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और टेररिस्ट के जो हाइडआउट्स जो हैं वो वहाँ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ पे रॉ और दूसरी इंडियन एजेंसी जो है वो उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं। उस डॉसिए के अंदर सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि थोड़ा मैं अपने गिरेबान में झांक देखना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं लिखता भी हूँ इसके ऊपर, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा
अपने इंडियन फ्रेंड से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी देखें कि उनके अंदर खामियां कहाँ पे मौजूद हैं। आखिरी बात फिर लंबी हो गई है। मेरे दोस्त ने कहा कि टू नेशन थ्योरी जो है, देखिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हिंदू और मुस्लिम अगर 1000 साल से रह रहे हैं तो अब भी रह सकते थे। भाई ब्रिटेन के जाने के बाद भी तो हम रह सकते थे। लेकिन देखिए उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल करें। आर्य समाज की जो मूवमेंट थी वो मेरी चलाई हुई नहीं थी, वो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनकी थी। शुद्धि की जो तहरीक थी, मैं आपको ज़रा थोड़ी सी मेमोरी बहाल करना रिफ्रेश करना चाहता हूँ। शुद्धि की तहरीक ये थी कि इंडिया के अंदर जितने मुसलमान और जितने क्रिश्चियंस हैं वो कन्वर्टेड हैं। उन्होंने अपना रिलीजन जो है, उनके एंसेस्टर जो थे उन्होंने कन्वर्ट किया था, तो उनको दोबारा से वापस लाया जाए। आप मुझे बताएं कि 1875 के अंदर जो तहरीक चली है उर्दू को, कि जी उर्दू को रिप्लेस करें हिंदी के साथ, और पर्शियन जो स्क्रिप्ट है उसकी जगह पे आप लेके आए देवनागरी, वो मेरी चलाई हुई नहीं थी, वो आपके बड़ों की चलाई हुई थी। और फिर आप देखें कि 1915 के अंदर गालबन हिंदू महासभा जो है वो आपने बनाई है, और उसके बाद ये आरएसएस जो है वो 1925 के अंदर आई है। तो इनका फलसफा देख लें क्या है। वो कहते हैं जी हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, और जो यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग हैं वो कन्वर्टेड हैं और उनको दोबारा रिकन्वर्ट करना चाहिए हिंदुइज्म की तरफ। तो ये वो माइंड सेट है जो मोदी साहब ने अडॉप्ट कर लिया है, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो नेहरू फैमिली थी वो इस माइंड सेट को थोड़ा अपने उससे एक डिस्टेंस पे रख रही थी। उन्होंने यहाँ पर एक सेकुलरिज्म को बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी थी, और ये वो टाइम था जब इंडिया ने अपने दुनिया का बेहतरीन आर्ट क्रिएट किया है। सर आपका डांस, आपका सर अब म्यूजिक, बात कर सर रहे जी थे आपकी सिंगिंग, मैं- आपके मतलब जी वो मार्वलस था। लेकिन जब जी से मोदी सरकार, सर आखिरी बात, मोदी साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने वो सेकुलरिज्म की जगह पे हिंदुत्व का फलसफा जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। उनकी तकरीर से मुझे आज तक, आप फरमा रहे होंगे, ठीक कर रहे होंगे, मुझे आज तक ठंडी हवा नहीं आई है। वो हमेशा पाकिस्तान को धमकी देते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को तड़ी लगाते हैं, और वो पाकिस्तान को इस काबिल ही समझते हैं कि उनके साथ बैठकर बात की जाए। जी भट्ट साहब, एक तो बात आपने की कि अब हमारी तरजीह जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते टेररिज्म। पिछले की आपने कहा आप कसम नहीं खाते, तो सर क्या 93 में जब बंबई पे पहला हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? जब 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? फिर कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ 2001 ही में, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। 2008 में बंबई पे हमला हुआ, उस वक्त भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी तरजीह नहीं थी। कब ये हमारी तरजीह बनी? कब हमने सोचा कि भाई इनफ इज इनफ, अब हमने ये काम नहीं करना? जब बैठ 2004 में सकते सर हैं। जनरल मुशर्रफ ने 2004 में जनरल मुशर्रफ ने लिख के दिया, जिसपे हमारे फॉरेन ऑफिस के बहुत से लोग नाराज भी हैं, आज भी नाराज हैं कि उन्होंने क्यों लिख के दिया कि हमारी टेरिटरी जो है इंडिया के खिलाफ किसी भी मिलिटेंट एक्शन के लिए, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और सर जहां तक आपने शुद्धि की बात की, ये मैंने बहुत आर्गुमेंट सुना है, पाकिस्तान में बहुत लोग ये आर्गुमेंट देते हैं। सर आपको पता आर्य समाज इज अ मार्जिनल मूवमेंट इन इंडिया। कितने लोग हैं आज जो इंडिया में आर्य समाज को मानते हैं? और शुद्धि में कितने मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया गया? हिंदुइज्म तो प्रोलेटाइजेशन को, कन्वर्जन को इनकरेज नहीं करता। तो हमारे यहाँ जो मूवमेंट्स चली, तबलीगी मूवमेंट और ये मूवमेंट और वो मूवमेंट, उनके बारे में क्या ख्याल है? और फिर ये देखिए हिंदुओं की वास्ट मेजोरिटी ने, हिंदू जो ये थे रिवाइवलिस्ट, हिंदू महासभा का पैगाम एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने आरएसएस का पैगाम एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस का पैगाम एक्सेप्ट किया, उनकी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने। हमने उसको क्या कहा? तुम तो फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। जना साहब का बयान है, गांधी जी जो है मुसलमानों को क्रश करना चाहते हैं, ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं सर। जी अरविंद आप बताइए। अच्छा किया चौधरी साहब, आपने बता दिया काफ़ी कुछ है, वरना तो भट्ट साहब ने जितनी लंबी गुफ्तगू की है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे ले जाके ख़त्म करूँ। मेरा भी पहला सवाल इनसे यही था कि ये कब जाकर आपने फैसला किया कि नहीं भाई, अब हम दहशतगर्दी के रास्ते पे ना चल के, अब हमारी पूरी तरजीह कौम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये तब आपने रियलाइज़ किया जब दुनिया ने आपको ये बावर कराया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़रिए, और पहली मर्तबा नहीं आए हैं आप।
फैटफ के अंदर मल्टीपल टाइम्स यू बीन कॉल्ड आउट फॉर योर टेरर रिलेटेड फंडिंग एंड एक्टिविटीज। इंडिया को क्यों नहीं किया गया ये काम? मैं जवाब आप दूं? कहते रहे जितना ही मर्जी, आरएसएस, हिंदू जवाब महासभा, और ये नाम मैं सुनने में सर बड़े जवाब अच्छे दूं? लगते हैं, आपका बड़े जवाब अच्छे दे लगते हैं ये सुनने जी में नाम। अब मेरी बट बारी सर, है, जरा सुन लें आप। हाँ बट सर प्लीज इंटरप्ट ना करें प्लीज प्लीज, आपको किसी सॉरी ने सॉरी इंटरप्ट नहीं किया। सॉरी सर तो ये बात ये है कि कब हिंदुस्तान की किसी भी तंजीम को या किसी फर्द को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 1267 सैंक्शंस कमेटी ऑन अल कायदा एंड दाइश जो उन्होंने बनाई, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी टेरर फाइनेंसिंग होगी, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे, तंजीमें होंगी, उन सब के ऊपर इनके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं, किस किस को बताते फिरेंगे? इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। हमने कोई, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कोई जो है स्वीडन या कुछ सिंगापुर के बराबर नहीं है, मगर बीच में तो है, कहीं ना कहीं पे हमारा एक स्ट्रगल है 80 साल से, वो उस पर हम चल रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि आप इल्जाम लगाते रहे हैं, मोदी साहब ये हैं वो हैं फलाना ढमकाना, 11 साल हो चले हैं उनको आए हुए। एक भी तंजीम की हमारे यहां से उठा के यूनाइटेड नेशंस ने बैन नहीं लगाया इस तरह से। अब बात आती है आपका ये कहना कि जी बलूचिस्तान के बारे में। तो बलूचिस्तान में आपने कहा, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। ठीक है, क्या हिंदुस्तान में से किसी ने उठ के ये कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तानियों ने खुद कराया है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रहना सीखें, चुप रहना सीखें। किसी ने ये नहीं कहा ये खुद मरवा रहे हैं। फिर रहा सवाल ये, अगर मैं पाकिस्तान का हुक्मरान होता तो मैं बलूचिस्तान के आवाम का जो असल मुतालबा है, उनकी जो जमीनें हैं, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे हक मलकियत का है, आज से नहीं है, अरसे दराज से है, मैं उसको एड्रेस करता। जब वो एड्रेस होता तो उसके साथ साथ अवाम के साथ एक मुफाहमत का, रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करता, जिसमें मैं ये कहता कि इतने बंदे हैं हमारे पास जो हमने, ये जो मैं कहते हैं ना कि जी फोर्स्ड जो वहां पे डिसअपियरेंस होती हैं, जिसके लिए खवातीन मर्द बच्चे आके और प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जाती है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन ये देखा है मैंने भी। तो उनके साथ कोई बैठ के आप डायलॉग करते और वहां से बात आगे बढ़ती। हिंदुस्तान के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी रही है बड़े सालों तक, लेकिन आखिरकार यही मोदी साहब हैं जिन्होंने 2015 का नागा पीस अकॉर्ड किया, उनके जो जायज मुतालबात थे उनको तस्लीम किया और एक डायलॉग के जरिए वहां पे इंसर्जेंसी को भी खत्म किया और उन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोल्ड में भी लेकर आए। तो ये आपकी कमी है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे थे जी इतने कौंसल खाने बनाए हुए थे, बॉर्डर के पास है, ये है वो है। आपकी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किया होगा चले, लेकिन उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी, जो दोनों ही आपको नापसंदीदा हुकूमतें थी अफगानिस्तान में। फिर 2021 में आपके लफ्ते जिगर, आपके चहेते, आपके लाडले तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत में आए। वो तालिबान कोई हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद में तो नहीं बैठे थे कि जहां से हिंदुस्तान ने उनको पिक किया और एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान में ड्रॉप कर दिया। भाई आपके शहरों में थे वो, आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी बड़ी लीडरशिप रहती थी। वहां पे उन्होंने बच्चों के बाद बच्चे पैदा किए, अच्छी खासी जिंदगी बिताई 20-25 साल, और जब उनका वक्त आया जो जाके और वहां पे बैठ गए। अब हुकूमत किसकी है? अब हुकूमत अफगान तालिबान की है। वो अफगान तालिबान जिनके लिए 2 दहाइयों तक आप ये कहते रहे कि ये गुड तालिबान हैं और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं ये बैड तालिबान हैं, टीटीपी वाले। तो वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की मिसालें
कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं देता था, वो तो आप देते थे, आपके हुक्मरान देते थे। तो फिर क्या हुआ? तो डीजीआईएसपीआर आपके साबिक फैज हमीद साहब चाय के प्याले पे गए हुए थे, बता रहे थे दुनिया को एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर क्या हुआ? कोई इंडिया का एनएसए तो नहीं गया था वहां पे अजीत दोवल दुनिया को बताने के लिए कि जी हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो आपके डीजीआईएस आए थे। वो आपने इमरान खान ने कहा था कि मैं अफगान कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, तो गुलाम वो आजाद हुए हैं। तो आज जो हुकूमत वहां बैठी है उसको तो आपके साथ ताउन करना चाहिए था, उसको अपनी सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देने चाहिए थी। हम तो जब अपने काउंसिल खाने, अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करके एयरलिफ्ट कर रहे थे अपने लोगों को, तो पाकिस्तान में तो शादियाने बजाए जा रहे थे। पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा था कि देखो देखो हिंदुस्तानी वहां से भाग रहे हैं और अब हमारे बंदे वहां पर आ गए हैं, अब सब ठीक होगा। सर, माजरत के साथ आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है ना इस खित्ते को लेके, या अपने अपने मुल्क को और अपने हमसाए वेस्ट में अफगानिस्तान को लेके, आप उसमें भी फेल हो गए हैं। आपसे मैं ये पूछूं, आपके हुक्मरान अभी जो थे क्या नाम है जी इनका, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा स्काई न्यूज में इंटरव्यू में कि हमारा दहशतगर्दी के साथ, दहशतगर्दों के साथ में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। वो शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? आप कैसे किसी दूसरे को इल्जाम दे सकते हैं? किसी का जिहाद, किसी की लड़ाई, कौन कहां पर आया? यार, मैं अगर पाकिस्तानी होता, मैं जाके पूछता कि हमें बंदूकें क्यों दी तुमने? तुम हमारे हुक्मरान थे। पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट के तौर पे बना था, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए बना था। तुमने हमारे हाथों में, जब हमें कोई काम देना चाहिए था, कोई हमें किताबें देनी चाहिए थी, सेहत देनी चाहिए थी, तुमने हमें बंदूकें क्यों थमाई? ये ठीक वैसे ही है कि मैं 10 कत्ल करके और 30 साल बाद जाके अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो जाऊं और ये कहूं, हाँ अब्बा जी मैंने 30 साल पहले कत्ल किए थे, माजरत है उसके लिए, लेकिन अब मैं घर आ गया हूं। मुझे कानून उसकी सजा देगा। ये जो जिल्लत, ये जो रुसवाई आप उठा रहे हैं, ये आपने बोया है, आप वही फसल काट रहे हैं। हमने क्यों नहीं दिया अपने बच्चों के हाथों में ये सारी बंदूकें, और ये जिहाद के लिए हमने क्यों नहीं तैयार किया? एक इंडियन मुस्लिम जो है उसने बंदूक क्यों नहीं उठाई इस नाम नेहाद जिहाद के लिए? हमारी हुकूमतों ने वो काम क्यों नहीं किया? सारे दिन मुसलमानों पे ये जुल्म है, मुसलमानों पे वो जुल्म हो रहा है जी हिंदुस्तान के अंदर। एक इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आना नहीं चाहता, एक भी नहीं आना चाहता यहां पे। अगर आपको कोई शक हो तो पूछ के देख लें, हमारे यहां से जो है एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान, कुछ तो वजह होगी सर कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। आपके डॉन के अंदर ये खबर छपी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि 5 से 7 हजार हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर रहे हैं हर साल, हर साल। सर जी, सच्चाई ये है। कुलभूषण यादव करके आप कोई इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। कुलभूषण यादव को जहां से पकड़ा गया, आपका एक क्लेम है, इंडिया का एक क्लेम है, जिसके ऊपर दुनिया में कोई एक राय नहीं है। आपके नजदीक हो सकती है, पाकिस्तानियों के नजदीक कोई एक ओपिनियन उसे लेके, लेकिन इस दुनिया की हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको लेके एक ही राय है कि वो दहशतगर्द है। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां हैं उनके ऊपर। आपने जब उनके ऊपर कार्रवाई तब की है सर, जब आपके अपनी रोटी के ऊपर बात आ गई। आपको कार्रवाई तब करनी चाहिए थी जब 2008 में वो यहां से आपके अपने मुल्क से उठ के और हिंदुस्तान में हमला कर रहे थे। आखिरी बात, मैं यहां वहां मैं आपकी तरह जो है ना शुद्धि तहरीक और ये वो करके बात को उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि मुद्दा टेररिज्म का है। क्यों आप लोगों की, आप मास्टर हैं इस काम के अंदर। मगर पहले हिंदू महासभा तो बनी है 1915 में, 1925 में आरएसएस बनी है, और ये बात तो नहीं बताते उससे पहले हमने 1905 में मुस्लिम लीग बनाई थी।
इस मुल्क के अंदर जब आप मजहब के नाम पे एक अलग रियासत का इंतखाब कर रहे थे, बना रहे थे, तब हिंदू आरएसएस, हिंदू महासभा के पीछे नहीं खड़ा था, वो कांग्रेस के पीछे खड़ा था 60-65 साल तक, जिसका जिक्र आपने किया कि आपको जहां से ठंडी हवाएं आ रही थी, वो उसी कांग्रेस के पीछे खड़ा था। ये हिंदू जो आपके नजदीक जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर दैट मैटर बीजेपी या मोदी साहब है, ये आप पाकिस्तानियों की ही देन है इंडिया को। ये इस्लामिक नेशनलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म के बुनियाद पे आपने जो गंद डाला है इस बड़े सगीर में, आपका क्या ख्याल है 100 करोड़ हिंदू हैं, वो कभी नींद से जागेंगे नहीं, वो कभी अपना रिएक्शन देंगे ही नहीं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सोशल साइंसेज में 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4 सर। आप अगर एक अरसे दराज से दहशतगर्दी करते रहेंगे तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जो सियासतदान होता है वो मेरे जैसे, आप जैसे सेक्युलर लिबरल जो जो वहां पे तबका है उसको केटर नहीं करता। वो सोसाइटी के लोएस्ट डिनोमिनेटर पर जाके अपनी स्पीच करता है और उनके अंदर वो बातें रेजोनेट करती हैं। जब मुंबई में 2008 का हमला हुआ, हम 4 दिन बाद अपनी अपनी नौकरियों में, दफ्तरों में, कारखानों में, खेतों में चले गए, कोई एक बंदा नहीं आया प्रोटेस्ट करने। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि लोगों में गुस्सा नहीं था। हम चाहते हैं कि हम मुआशी तौर पे तरक्की करें। आप ये कह रहे हैं कि आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इंडिया ने तो बंद नहीं की थी ट्रेड 2019 में, आपने बंद की। और ट्रेड ट्रेड को बहाल करने के लिए कि आपकी तरजीह, आपने कहा ट्रेड है, वो भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ट्रेड आपकी तरजीह होती तो आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान एज अ कॉमर्स मिनिस्टर ट्रेड की समरी पे साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं कि इंडिया से ट्रेड करेंगे, फिर अपने ही मसौदे को कैबिनेट में लेके जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग उनको कहते हैं हमारा तो पॉलिटिकल सारा जो हमारा स्टेक है, स्टेक होल्डर्स हैं, वही हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हमने हिंदुस्तान से कोई ट्रेड कर ली, तो वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो सर उस वक्त जनरल बाजवा ने जियो इकोनॉमिक्स की बात की, लेकिन उसको अमली जामा किसी ने पहनाया पाकिस्तान में? नहीं पहनाया। जब जब आपके हुक्मरानों को सूट करता है, अभी थोड़े टाइम पहले आपके अभी जो इक्तदार में बैठी है हुकूमत, उनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, उनको कुछ मशीनें इंपोर्ट करनी थी, उन्होंने हिंदुस्तान से मंगा ली। बावजूद कि हमारे दरमियान सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड थे 2019 से, बावजूद की ट्रेड भी नहीं हो रही थी, रॉ मटेरियल जो है आप हिंदुस्तान से दवाइयों का मंगवा रहे थे, मेडिसिन पाकिस्तान बदस्तूर आ रही थी। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि जी इन्होंने कश्मीर में ये किया है, जो वहां का जो स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन दवाइयां नहीं लेंगे इनसे। आपने ली दवाइयां, कौम को ये भी बताएं, कौम को ये भी बताएं कि ये काम भी हम करते रहे हैं, किया है आपने जी वो काम भी। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना सर, ये जो आप बार बार दिखाते रहते हैं दुनिया के अंदर, आप जो मर्जी कहें, आप अपना पासपोर्ट ले जाके किसी दुनिया के किसी मुल्क में रखेंगे, वो आपको कैसे देखेंगे, वो तय करेगा कि आपका ग्लोबल नैरेटिव किस तरह से शेप होता है। आपके बच्चों जी को, आप बस 10 सेकंड है सर, आपके बच्चों को आप जो तालीम देंगे, उस तालीम से वो हमारे बच्चों का मुकाबला करेंगे किसी ग्लोबल स्टेज के ऊपर आके, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के सीईओज बनेंगे, दुनिया को लीड करेंगे, इनोवेशन को लीड करेंगे। हमारे यहां पे 20 साल पहले आईटी रिवॉल्यूशन आया, आप हमसे वहां कंपीट करते। आपने टेररिज्म को अपना वाहिद एक्सपोर्ट बनाया। मोदी साहब की क्या बात करते हैं, 75% अपनी जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप होती है मुसलमानों को देते हैं वो। ये आप कभी नहीं बताएंगे। केरल के अंदर उन्होंने जो स्पीच की और ये कहा कि मैं यहां से पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब होकर उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आओ हमसे मुकाबला करो, देखते हैं कि पहले गुर्बत को कौन हम में से खत्म करता है, जहालत को कौन खत्म करता है, हमारे यहां से बेरोजगारी को कौन खत्म करता है। उनकी उन स्पीचेस को भी कोट करें। ये जो सिलेक्टिव आप आउटरीच दिखाते हैं ना सर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान। हमने मजहब के नाम के पे मुल्क नहीं बनाया, आपने बनाया है। आपने जस्टिफाई करना है अपने आने वाली नस्लों को कि हम इनसे मुख्तलिफ कैसे हैं। हमारे अंदर ये तजाद नहीं है। आज देख लें इंडिया के अंदर आप जाके, ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है हमारे नजदीक। हिंदुस्तानी मुसलमान चाहे जिस भी हालत के अंदर है,
पाकिस्तान तो नहीं आना चाहता। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल यही जी। रखता हूं। अच्छा भट्ट साहब, आपने इंडिया के कॉन्सुलेट्स की बात की अफगानिस्तान में जो है, मैंने इस पे काफी रिसर्च की है, बड़े अरसे से लगा हुआ हूं इसके पीछे। और हमारे यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग भी, मैं समझता हूं कि जिनके पास कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। आपने उसको साबित किया। तो सर, आपको तो जरा क्रिटिकली देखना चाहिए इन चीजों को। एक आम दुकानदार, एक आम ताजर जो है, वो इससे मुतासर हो जाए, एक मजदूर हो जाए, तो वो समझ में आती है बात। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने मास्टर्स किया हो अच्छी एक यूनिवर्सिटी से, वो भी उसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाए, तो जरा हैरत होती है। मसलन कॉन्सुलेट्स कितने थे इंडिया में, इंडिया के अफगानिस्तान में? सर, मैंने शुरू किया काउंट करना, 9 से शुरू किया था। हारून रशीद साहब ने कहा जी 9 हैं। उसके बाद फिगर चला 14 का, फिर 22, 35, लास्ट जो मैंने पढ़ा एक उर्दू अखबार में, 65 कौंसल खानों तक बात पहुंच गई थी सर। और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप 2 मिनट की सर्च करें, गूगल पे लिख लें, हाउ मेनी इंडियन कॉन्सुलेट्स आर देयर इन अफगानिस्तान इन दिस डे एंड एज। पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया इस इशू पे, तो बाकी इश्यूज पे क्यों नहीं बनाया जाएगा? सर, कॉन्सुलेट जो है ना, कोई माचिस की डिब्बियां नहीं होती कि आप यूं छुपा लेते हैं। उसके लिए 2 गवर्नमेंट्स का बकायदा एग्रीमेंट होता है। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इंडिया के 4 कौंसल खाने थे, पाकिस्तान के भी 4 थे, और इंटरेस्टिंगली उन्हीं शहरों में थे, हेरात, मजार शरीफ शुमाल में, और जनूब में थे कंधार और जलालाबाद। और हमारे इतने पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जो हैं वो बेवकूफ बनते रहे जनाब, बड़ी बड़ी डिबेट्स करते रहे इस बेसिस पे, इंडिया के जी इतने कौंसल खाने क्यों हैं। हाँ, अब तो आपके जिगर के छल्ले बैठे हैं वहां पे। अब व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? मुझे बोलने जी का मौका मिलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। एक बलोचिस्तान की भी मैं ब्रीफली बात कर दूं। बलोचिस्तान का मसला सर हमने डिलिबरेटली पैदा किया। जमाली साहब, प्राइम मिनिस्टर जमाली से मैंने ये खुद सुना कि जब ये मसला पैदा हो रहा था, तो मैं जनरल मुशर्रफ के पास गया और मैंने कहा सर आप 1 मिनट की कॉल कर दें, खैर खैरियत मालूम कर लें बुख्ती की। आई एश्योर यू ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। मुशर्रफ ने कहा उसको कहो कि वो मुझे फोन करे। तो जमाली साहब ने कहा कि सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस ने कोशिश की। चौधरी साहब ऊपर से ये भी कहा कि हम तुम्हें यहां से मारेंगे, तुम्हें हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हें जी कहां से पता चला। जी, ये यानी बहुत एक प्रेसिडेंट जो हाँ। फादर फिगर होता है, वो ये कह रहा है कि ऐसा मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहां लगी है, कहां से आई है। और दूसरा सर, हमारे पॉलिटिशियंस ने, मुशाह ने, चौधरी शुजात ने और मुशाहिद हुसैन ने, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक जो पंजाब जो चीफ मिनिस्टर भी रहे वहां के, उन्होंने कोशिशें की और बड़ी हद तक वो कामयाब हो गई कोशिशें। जो बलोच लीडर मुल्क से बाहर थे वो आने के लिए भी तैयार थे। उस पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि आप पीछे हट जाएं, हम खुद ही रिजॉल्व करेंगे। वो खुद नहीं रिजॉल्व करना चाहते। और सर मैंने खुद, हमारे एक जर्नल हैं, बड़े थिंकिंग जनरल समझे जाते हैं, उनको मैंने एक दिन मैरियट में मिल गए मुझे, और मैंने कहा सर जनरल कियानी तो आपके जूनियर रहे होंगे? तो कहते हैं हाँ मेरे जूनियर थे। मैंने कहा सर अगर आप उनके पास जाएं या सीनियर लोगों का, मिलिट्री ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन ले जाए और उनसे कहें कि सर ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करें, तो उन्होंने कहा जी उनको सब पता है। तो ये सर हमारी अप्रोच है, हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करना नहीं चाहते। और जो आप जैसे लोग हैं उनको थोड़ा सा डिसर्निंग होना चाहिए इस मामले में, थोड़ा सा आम लोगों से डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वेयर डज द फॉल्ट लाई। जी प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा बोलने का मौका दे दिया। एक तो मेरे आपको सर दोस्त पहले भी मौका दिया था, इस तरह ना करें ना भट्ट साहब, आपको पहले भी मौका दिया था, अब भी पूरा मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत शुक्रिया। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, और इनकी इज्जत करना, इनके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करना ये मेरा फ़र्ज़ है। थोड़ा ये जज्बात की रोह में बह गए और गैरत जैसे गैर पार्लिमानी अल्फाज का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। खैर हमारा बड़ा दिल है, हम इनकी जली कटी पहले भी सुनते रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं, और आगे आगे जाके भी सुनते रहेंगे, और बड़े दिल के साथ सुनते रहेंगे। बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है ना सर, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बलूचिस्तान के जो वहाँ के अवाम हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसी मुल्क का हिस्सा हैं। उनकी जो जायज़ शिकायत हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, तो उन ग्रीवेंसेस के अगर हवाले कोई से हिंदू हो तो वहां पे हिंदू भी बसते बिल्कुल, हैं, वो भी हैं। मैं हिंदू
जो यहाँ पे सिंध के अंदर कुछ वाकयात हुए थे, आप बलूचिस्तान में शायद भी हिंदू रहते हैं। आपने उनके ऊपर जो आप हर मैंने बात को लिखा, मुसलमान मुसलमान करके क्यों कहते हैं? मेरे आप सॉरी ये सर, कहें सॉरी कि मेरे बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, सारे के सारे हमारे आपको भाई हैं। हमारे अब मैं आपको एक जोग्राफियाई हुदूद में रहने वाले सारे हमारे भाई हैं। ये क्या बात हुई? हर बात पे वो जी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। भाई मुसलमान तो अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है, सेंट्रल एशिया में है। सबको भाई क्यों नहीं बना लेते हो? ये क्या बात हुई? अब मैंने आपकी मैं सही बात मैं में आपको नजर आईने दिखा रहा हूं। मैं आई एम फेड अप विद दिस आर्गुमेंट कि वो मुसलमान है इसलिए भाई है। बात से मैं अगर पाकिस्तानी हिंदू इस होता बात से तब भी आपका भाई होता सर। इट इज अगर नॉट मैं माय पाकिस्तानी बिजनेस। हिंदू होता तब भी आपका भाई होता। आप अगर बेकार हो गए हैं किसी बात से आपको तकलीफ हो रही है, इट इज नॉट माय बिजनेस। मुझे अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपकी बात में बिल्कुल उसको इंटरप्शन जी नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ठीक हो गया। तो बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के मुसलमान जो हमारे भाई हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसके हवाले से वो बिल्कुल जायज़ हैं। उनको अपने रिसोर्सेज के ऊपर बिल्कुल उनका हक है, और हम बतौर स्टेट उनके इस हक को तस्लीम करना चाहिए। उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर करनी चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उनको आपने दिल्ली के अंदर पनाह दी हुई है, उनको वहाँ से आप फंड करते हैं, वहीं से उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त होता है, प्रोवोक करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उन्हें उकसाते हैं। आपकी लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर और जलसों के अंदर क्या कहती है कि हम बलोचिस्तान, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम आज़ाद कश्मीर आपसे वापस लेंगे। वहाँ पे जो इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पे जो अलहदगी पसंदगी की तहरीकें चल रही हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, आपको बर्बलाइज का इजहार करते हैं। अब आते हैं दूसरी FATF की तरफ। देखें भाई, FATF को हमने ना कोई रिश्वत दे के तो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आए हैं। वो एक वॉच डॉग है, उनके अपने कंसर्न्स थे, उनकी कंडीशनैलिटीज थी। हमने अपने लॉज में तब्दीलियां की हैं भाई, हमने अपने लॉज में तब्दीलियां की हैं। जो एंटी टेररिज्म की फंडिंग के हवाले से लॉज थे उसमें तब्दीलियां लेके आए हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज थे उनके हवाले से तब्दीलियां लेके आए हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम है हाफिज सईद साहब से, आपको बहुत प्रॉब्लम है मौलाना मसूद अजहर साहब साहब से। लेकिन साहब है सॉरी वो। सॉरी 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 सर, सुने जरा, सब्र करें ना, हौसला पैदा सुने करें। जी आपको बहुत प्रॉब्लम है उनके। और वो जो आपने बलोच सेपरेटिस्ट, अब बिल्कुल मोदी साहब ने अपनी नाक के नीचे बैठा के उधर दिल्ली के एक अंदर का रखा। भी नाम बताएं आप जिसको रखा हो। प्लीज मुझे बात करने दें सर, प्लीज बात करने दें। एक का नाम बताएं, उनके बता अंदर कोई सकते हैं आप? एतराज नहीं होता आपको ये। और वो ग्रे लिस्ट से हम बाहर आए हैं। आपको पता है कि हाफिज सईद साहब जो है वो बकायदा कन्विक्शन हुई है उनकी कोर्ट से। और यहाँ पे जो उसके बावजूद जहादी, वो साहब हैं। सॉरी एक सर, सॉरी दहशतगर्द वो बन जाए और सॉरी, फिर भी साहब है। दर्द। देखिए बात पता क्या है, बात पता क्या है, आप थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं, मैं थोड़ा मैं सा ये कह रहा हूं, एक बंदा होके 35 बात साल के लिए आपके कोर्ट सर, उसको आप मुझे टेररिस्ट बात ही डिक्लेयर करके नहीं, सजा दें और आपके मुंह से निकल रहा है हाफिज सईद साहब हैं। इस तरह आप बात कर लेंगे नहीं, इस तरह उसामा नहीं। बिन चले लादेन साहब का भी आ, नाम ले लेते आवाज तो अच्छा बुलंद था, वो भी करके आप ही के यहाँ से अच्छा मारे गए थे। अरविंद अरविंद लेट हिम फिनिश है। चलें ठीक है, बोलें मैंने बोलें। सब्र के साथ खामोश होकर आपकी बातें सुनी है। जी आप जरा हौसला पैदा करें, मैं आपको आगे थोड़े से हकायक पे ले गए। तो मुझे ये बताएं कि वो ग्रे लिस्ट से हम बाहर आए हैं FATF, तो उनको रिश्वत देकर आए हैं। उनको मुतमिन किया है कि जहां पे जो जिहादी तंजीमें अगर काम कर रही थी, अगर आपको उनके हवाले से कंसर्न से प्रॉब्लम से, वो हमने दूर कर दी हैं। हाफिज सईद साहब की कन्विक्शन हुई है, यहाँ पे उनको प्रोस्क्राइब्ड किया है। हमने उनकी जो तंजीम थी लश्कर तैयबा, उसको प्रोस्क्राइब्ड किया हुआ है। आगे आते हैं, मुझे ये बताएं कि 9/11 का वाक़या होता है तो हम उनसे सवाल करते हैं कि जी आप इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी मशत है, आपकी इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत है, आपके पास इतनी बड़ी CAE है, तो आप 9/11 को पहले से प्रीएम्प्ट ही नहीं कर सके। आप कहते हैं जी वो इंटेलिजेंस फेलियर थी, मान लिया, ठीक हो गया, ये इंटेलिजेंस फेलियर थी। उसके बाद आपका 26/11 हो जाता है गालबन, ये बम्बई के अंदर। हम कहते हैं यार इतना बड़ा वाकया हो गया है, इतना बड़ा टेररिज्म हो गया है, वो टेररिस्ट कौन थे, इतनी दूर से कैसे वो बोट में आए, आप जैसा कि आप हमें फरमा रहे हैं, और इतनी बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। तो आप इसको पहले से बिल्कुल रोक नहीं। आप कहते हैं जी वो जी हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी। इसराइल के अंदर हमास जो है, देखिए वो पहले इतना लंबा टाइम जो है वो प्रिपेयर होते हैं, तैयारी करते हैं, और इतना बड़ा वो टेररिज्म कर देते हैं, 2000 लोगों को मार देते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं। हम इसराइल से पूछते हैं जी कि आपने ये क्या कि आप सोए हुए थे,
आपको नहीं पता था कि आपके मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? वो कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। भाई आप सबकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आप सबकी इंटेलिजेंस फेलियर है। और एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन जो है वो मिलिट्री एकेडमी के करीब डिस्कवर्ड हो जाता है, उसके खिलाफ हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन करके आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी वो इंटेलिजेंस फेलियर थी, आप कहते हैं नहीं जी आप एक कंप्लेस है उसमें, आपकी इसमें कंप्लिसिटी है। तो देखें हम हमारे ऊपर सारा गन मत उछालें, सारे बाकी लोग जो है वो दूध के धुले हुए नहीं है। पूरा आपका इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो चलता है आपकी स्टिक और आपकी कैरेट से। तो कैरेट हमने ली, जहां पे ली उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो जहां पे स्टिक दिखा के आपने हमसे काम करवाए हैं, वो आप उस गंद की जिम्मेदारी आपने लेनी, हमने नहीं लेनी। पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं जहादी तंजीमें कौन यहाँ पे पालता रहा है, कौन उनको स्पॉन्सर करता रहा है, उनके हक में जहाद के हक में किताबें कौन लिखवाता रहा है? ये आपका यूएसए लिखवाता रहा है। और हमारी जो जनरल्स आपके इसमें हुक्मरान थे, लिखवाते तो रहे हैं। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। गलत किया उन्होंने, जी उन्होंने गलत जी किया अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करके वो। लेकिन आप याद रखें कि वो सारे का सारा हमने किया था यूएसए के लिए। और कल तक जो आप मुजाहिदीन वहां पे भेजते रहे हैं तैयार करके, उनको हीरो बना के पेश करते रहे, पूरी दुनिया का मीडिया आपका वेस्ट जो है उन्हें हीरो कहता था। और जब उनकी उनकी जरूरत खत्म हो गई, वहां पे आपने इतना बड़ा मैस क्रिएट कर लिया, और उसके बाद आप उस मैस को छोड़ के तो आप खुद निकल गए। और उसके बाद दोबारा जब 2000 के बाद 9/11 का वाकया होता है और आपको दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, तो आप उन्हीं मुजाहिदीन को जो है वो टेररिस्ट बना देते हैं, और उसके बाद हमें कहते हैं डू मोर। तो भाई बात ये है कि हम पर उतनी जिम्मेदारी डालें, मैं मानता हूँ जितनी है हमारी बनती है, हमें कैरेट नहीं जी लेनी चाहिए। जी लेकिन जहां जहां पे आपने स्टिक दिखा के हमारे आर्म ट्विस्ट करके हमसे काम करवाए हैं, वो बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं कंट्रीज को, उन्हीं मुल्कों को, उन्हीं ताकतों को लेनी पड़ेगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी आप सर कुछ कह रहे हैं? जी जी भट्ट साहब, एक तो बात यह है कि मौजू जो है ना शायद बहुत एक्सपैंड हो गया है कि हम 9/11 पे चले गए, अमेरिका पे चले गए, तो हम अगर फोकस रखें इसको तो ज्यादा बेहतर होगा। और अफगानिस्तान पे भी सर मैंने एक थीसिस लिखा था, अफगान रेजिस्टेंस पे, उसकी भी आपको हिस्ट्री बताऊं। हमने 1973 में मुदाखलत शुरू कर दी थी अफगानिस्तान में। गुलबदीन हिकमत यार और उनके जो साथी थे पहली दफा 1973 में पाकिस्तान बुला लिए गए थे। तो अमेरिका बाद में उसमें हुआ, और आपके दूध पीते बच्चे थे, अमेरिका के हाथों खेलने लगे। आपको अंदाजा नहीं था कि हम ये जो खेल खेल रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। और सर आप कह रहे हैं कि एबटाबाद में उसामा का हमें पता नहीं चला। सर आपको ये पता है कि वो कितना एक ऐसी बिल्डिंग थी जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती थी। अगर आम घरों की तरह वो होता तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं पता चला। आपने सर उसके फोटो देखे, उसकी दीवारें कितनी ऊंची थी। तो सर ये जो है ना इस तरह से मतलब एक मनाजर की तरह बात ना करें। वी एक्सपेक्ट यू टू बी एन ऑनेस्ट डिबेटर। मुझे एक बात का जी जवाब दें। जी 9/11 में जो अटैक करने वाले लोग थे जिन्होंने वो जहाज अगवा किए थे, उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी बताएं मुझे? उन्होंने ट्रेनिंग अमेरिका के इंस्टीट्यूट हैं एविएशन के, वहां पे जी जी जो पायलट्स की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से उन्होंने ली थी। आप फिर जी वही एतराज कर रहे हैं पाकिस्तान को पता नहीं चला, वो बिल्कुल साथ पिछवाड़े में बैठे हुए थे। तो भाई वो जो इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, सबसे बड़ा मुल्क है, उसका 9/11 हो गया, सबसे बड़ी जंग उनके खिलाफ छेड़ दी। तो वो छेड़ने वाले कौन लोग थे? वहीं से ट्रेनिंग लेने वाले, उनके अपने जी इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेने वाले लोग थे। जी बिल्कुल सही है। आप सर सर एक एक हाँ, मिनट। सर एक जी सर एक जी सर अच्छा आप भट्ट देखिए साहब, हमारे ऊपर। जी आपकी आवाज ना कट रही है कुछ बीच में। आप यू मे फिनिश योर पॉइंट। जी जी अब आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही है। जी ठीक है सर। पता है मामला क्या है? मैंने पहले कहा था कि हमें हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, हमें सिर्फ दूसरे पर फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए, रेज नहीं करनी चाहिए। हमें जो अपने अंदर, हमारे अंदर भी खामियां हैं उनको हमें तस्लीम करना चाहिए। इन सारे मसाइल का हल जो है वो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशंस में नहीं है, एक दूसरे को गालियां निकालने से नहीं है। सारे मसाइल का हल ये है कि एक दफ़ा हम इंट्रोस्पेक्शन करें, सोल सर्चिंग करें अपने अपने पार्ट पे, और जहाँ जहाँ पे जिस जिसकी गलती है उसको हम तस्लीम करें, और जो कोर इश्यूज हैं हमारे उनको हम रिकग्नाइज करें और उन पे बातचीत के जरिए मसले को हल करें। आप हम पर जी देखें टेररिज्म का लेबल लगाते हैं। मुझे बताएं
कि गुजरात के अंदर जो मुसलमान वहाँ पे उनके साथ बर्बरियत की गई, तो उस वक़्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन थे? पुलिस को किसने रोका कि वहाँ पर जो औरतों को ये रेप झूठ किया बोल जा रहे हैं रहा, काफी देर से, इनको चुप जो कराएं, मुसलमानों के उनकी बात करें। साथ जुल्म हो रहा था, उनको कत्ल किया, कत्ले-आम उनका हो रहा था, तो उस वक़्त तो आपके वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त गुजरात के वज़ीर आला थे। और आपको पता है कि उस वाक़ये के बाद कितने टाइम तक आपके जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, अमेरिका के अंदर उनकी एंट्री बैन रही है। आप हमें सबक पढ़ा रहे हैं कि हम अपने घर को ठीक करें, हम टेररिस्ट हैं, आप हमारे चेहरे पर कालक मल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ आपने क्या सलूक किया है। आपको पता है कि आपने ईस्टर्न पंजाब में क्या किया है, और आप अभी कनाडा में जाकर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि हरदीप नज्जर साहब को आपने मर्डर किया है, और वो इस कदर काबिल एतराज़ आपकी एक्टिविटीज़ है कि अमेरिका के अंदर भी आपके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और आपको पता है कि आप मिडल ईस्ट के अंदर इज़राइल के लिए जासूसी करवाते हैं। तो आप देखिए 1 करोड़ से ऊपर कश्मीरी हैं। मुझे बताएँ, आप कितना अरसा तक उनको ब्लॉक डाउन उनके खिलाफ क्रैक डाउन कर सकते हैं? आपने उनकी औरतों के साथ रेप किया है। 89 से उनकी मूवमेंट चल रही है, और आपको पता है ये आई हाईली इंटरनेशनल ऑब्जेक्ट टू इट। ये किस किस्म की है, बकवास 1 करे जा रहे लाख हैं? से ऊपर कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, और आपको पता है कितनी औरतों के साथ रेप हुआ है, और पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके आपने पूरी एक जनरेशन को क्रिपल्ड कर दिया है। आपने उनको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया है, और आपने डिटेंशन सेंटर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, और इल्ज़ाम आप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम जो है जी ये पूरे दुनिया में टेररिज्म स्पॉन्सर कर देते हैं। ना आपके टेररिज्म से ईस्टर्न पंजाब महफूज है, ना आपके टेररिज्म से कनाडा महफूज है, ना आपके टेररिज्म से जर्मन महफूज है, और ना आपके टेररिज्म से पाकिस्तान महफूज है। तो मैं दूसरों पर इल्ज़ाम उंगली उठाने से पहले आपको अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। जी मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं। हमने दुनिया भर की जंगों को इनवाइट किया, अपने घर के अंदर लेकर आए हैं, लेकिन इस हद तक हम उसके जिम्मेदार हैं। इससे आगे हमारे ऊपर सारा गंद ना डालें। जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी लें, मिलकर बैठें, दोनों मुल्क मिलकर बैठें, बड़ा दिल करें, अपने मसाइल को रिकग्नाइज करें, कबूल करें, और उसके बाद डायलॉग के जरिए सारे मसले को हल करें। ये एक दूसरे के साथ जंग करने से मसला हल नहीं होगा। जी। अच्छा भट्ट साहब, 3-4 पॉइंट्स जो आपने उठाए, एक तो आपने कहा कि हाफिज सईद की कन्विक्शन हो चुकी है, तो सर उससे पहले 26/11 जो मुंबई अटैक्स थे, उस वक्त इंडिया ने काफी डॉसिए दिए, इंफॉर्मेशन दी कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। लखवी साहब पे मुकदमा भी चला, ये अलग बात कि उसी मुकदमे में वो कहते हैं एक बच्चे के बाप भी बन गए, और उस वक्त हमें ये बताया जाता था हमारी अदालतें कैसे कन्विक्ट करें, उनके खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो सर ये अचानक एविडेंस कैसे आ गई और 35 साल की सजा हो गई, ये बंदा हैरान नहीं होता? दूसरा सर, आप 9/11 का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जी वो ट्रेनिंग उन्होंने वहां पे ली, तो सर उससे क्या साबित होता है? हमारे तो पाकिस्तानी आज भी मेजॉरिटी वो यकीन रखती है कि ये जो था ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9/11, अमरीकियों ने खुद किया था, और बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं ये यहूदियों की साजिश थी। यहूदियों की साजिश, सर सुन लेना, यहूदियों की साजिश थी। हमारे मजीद निजामी जैसे लोग वो कहते हैं कि जी ये यहूदियों की साजिश थी मुसलमानों को क्रिश्चियंस के साथ लड़ाने की। और इवन सर एबटाबाद पे असलम बेग जैसा एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो एक्स आर्मी चीफ है, वो कहता है जी उसामा तो था ही नहीं वहां पे। तो हमारे यहाँ तो एक बेसिक फैक्ट्स पे ही इत्तेफाक नहीं है, तो हम आगे क्या बात करेंगे? और अगर आप कहते हैं जी अगर ये काम कर रही थी लश्कर तैयबा, और अगर का इसमें कहां से गुंजाइश निकल आती है आपको? आप एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, तो अगर का लफ्ज जरूरी है यहाँ पे यूज करना? क्या नहीं काम कर रही थी? क्या उनका लिटरेचर नहीं था? वो अपने कारनामे नहीं बताती थी कि हमने ये कारनामा किया, हमने ये कारनामा किया कश्मीर में? और सर आपने गुजरात के राइट्स की भी बात की, तो सर ये एक डिफरेंट फील्ड है, वरना जो हम 2-3-4 घंटे यही डिबेट करते रहेंगे कि हम माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, इंडियंस माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं। और सर गुजरात का भी अगर आपने उसको स्टडी किया हो, आपको पता है गोधरा स्टेशन पे क्या हुआ था? हाउ डिड दिस राइट स्टार्ट? डू यू रिमेंबर? डू यू नो व्हाट हैपेंड एट गोधरा? कहने बात एक ब्रिटिश स्कॉलर है जिसने नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी लिखी है, उसने सारी डिटेल दी है कि गोधरा पे क्या हुआ था। यू वांट टू रिप्लाई टू हिम जी अरविंद? जी, बात यह है कि बहुत ही कन्वीनियंटली भट्ट साहब ने गुजरात का तो हवाला दे दिया, लेकिन गुजरात राइट से पहले गोधरा में
जो एक हिंदू कार सेवकों की ट्रेन जा रही थी, जिसके अंदर जितने भी हिंदूज थे उन सबको जिंदा जला दिया गया। गोधरा एक प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम इलाका है, जहां वो ट्रेन रुकी हुई थी उस स्टेशन के ऊपर। उसके बारे में नहीं बताएंगे ये। आप ही के प्रोग्राम में बीजेपी गवर्नमेंट के शायद ये कहूं कि सबसे बड़े जो क्रिटिक हैं, उनमें से एक शाहिद सिद्दीकी साहब आए थे, मुझे जी। अच्छे से याद है, आज से 2-3 साल पहले। तो उन्होंने आपको कहा था कि बड़े अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर मुसलमानों ने खुद इनिशिएट किए हैं। इज़ दैट राइट चौधरी साहब? या एग्जैक्टली। ठीक है? हाँ, तो ये है हिंदुस्तान की डरी हुई माइनॉरिटी, जिसका आप लोग हवाला देते रहते हैं कि उन्हीं का एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है। तो सर ऐसा है कि बार-बार ये अ, जो आप इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, एक फ़ॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये दाल आपकी नहीं गलने वाली।